नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, जहां उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है सीएम। मुख्यमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल भी होंगे। तो अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक होती हुई नजर आने वाली है और अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शिरकत करेंगे सीएम योगी। बाबा केदारनाथ के भी सीएम योगी आदित्यनाथ दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद कल बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 दिवसीय दौरा है उनका ये और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वो केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे और मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। तो यशराज, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, उनका क्या कुछ कार्यक्रम का स्केड्यूल रहने वाला है? मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर कल उत्तराखंड में उत्तराखंड के देहरादून में 4:20 पर वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर उतरे और यहाँ पर उतरने के बाद वो सीधे मुख्यमंत्री आवास में उनका भव्य स्वागत शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। वही स्वागत के बाद दोनों मुख्यमंत्री तो एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा हमारे सहयोगी से। उत्तराखंड दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे, जहां वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे और सीएम कल बद्रीनाथ धाम के भी दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि अमित शाह की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण बैठक होगी और इस बैठक में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा केदारनाथ के भी दर्शन करेंगे सीएम योगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी यशराज का। तो यशराज, एक बार फिर से जानना चाहेंगे, अपनी बात को पूरा करें और सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट स्केड्यूल की जानकारी दें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देहरादून आ चुके हैं। देहरादून आने के बाद 4:20 को जीटीसी हेलीपैड हाथी दरगाह में वो उतर चुके हैं। उतरने के बाद सीधे मुख्यमंत्री आवास से जहाँ पर कई भाजपा के मंत्री, विधायकों और सांसदों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका भव्य पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। वही स्वागत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कई घंटों तक बातचीत करी। इस बातचीत में कई अहम मुद्दे पर फैसले भी लिए गए। जो निष्कर्ष निकला, उन निष्कर्ष की तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन कई अहम निष्कर्ष भी निकले हैं। लेकिन उसके बाद सीधा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र नगर टिहरी पहुंच गए हैं। वहां पर आज वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में वो भाग लेंगे। बैठक में भाग लेने के बाद 2:20 पर वो यहाँ से केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए निकलेंगे। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए जो निकलेंगे 3:40 पर उनकी वो हेलीपैड वहां पर केदारनाथ हेलीपैड पर उतरेंगे और वही 3:40 के बाद 5 मिनट में वो सीधे GMVL वो जाएंगे, जहाँ पर वो रुकेंगे और वही शाम में इसके बाद वो वहाँ पर केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, आरती में भाग लेंगे और रात में केदारनाथ धाम में। बिल्कुल, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए यशराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आलमबाग में रामलीला का हर साल की तरह इस साल भी आयोजन होगा। 15 से 25 अक्टूबर तक रामलीला आयोजित की जाएगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस रामलीला मंचन का शुभारंभ करेंगे। तो 25 अक्टूबर को यात्रा निकाली जाएगी और भारत मिलाप शोभा यात्रा निकाली जाएगी 25 अक्टूबर को। रामलीला कमेटी की ओर से रामलीला हमेशा की तरह इस बार भी आयोजित होगी और आलमबाग में रामलीला का मंचन होता हुआ, आयोजन होता हुआ नजर आएगा। 15 से 25 अक्टूबर तक रामलीला चलेगी और इसका शुभारंभ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। तो 25 अक्टूबर को यात्रा निकाली जाएगी और भारत मिलाप शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज कांग्रेस ज्वाइन करेंगे इमरान मसूद। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइन करेंगे
और दोपहर 3 बजे कांग्रेस में शामिल होंगे इमरान मसूद। कांग्रेस में एंट्री से चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं और यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के पार्टी दफ्तर में ज्वाइनिंग करेंगे इमरान मसूद। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो टीएन मिश्रा, आज कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से एंट्री होने जा रही है इमरान मसूद की। चुनावी समीकरण किस तरह से बदलते हुए अब नजर आएंगे? देखिए मनीषा, कांग्रेस लगातार जो विपक्षियों को अपनी पार्टी में शामिल करने का अभियान चला रही है। जब से अजय राय आए हैं तब से और तेजी आई है। अभी सपा नेता कई शामिल हुए हैं कांग्रेस में आके, कुछ बीएसपी लीडर्स भी हैं और कुछ दूसरी पार्टियों नेता भी हैं। अब इमरान मसूद भी बसपा से निष्कासित हैं, तो अब इनको जो दिल्ली में शामिल कराने के AICC ऑफिस में जो आज कवायद की जाएगी। ये 3 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें राष्ट्रीय जो है इनके AICC के प्रभारी पवन खेड़ा रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी रहेंगे। तो ये माना जा रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में इससे इनके समीकरण साधने में आसानी होगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है इनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है। तो जहाँ तक इमरान मसूद की बात है, तो अगर ये कांग्रेस में शामिल होते हैं तो जो है थोड़ा कांग्रेस का जनाधार मुस्लिम वोट जो है वहाँ पर 22% तक बताया जा रहा है, तो ये मजबूत होगा, जिससे फायदा कांग्रेस को मिलेगा देर सवेर। तो इसके अलावा भी कांग्रेस लगातार विपक्षियों को शामिल करने का अभियान चला रही है। विपक्षियों को लगातार कोशिश कर रही है कि हमारी पार्टी में सबसे ज्यादा डोरे बसपा के लोगों पे ही पड़ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस बसपा के लोगों को अपने में जोड़ने के लिए लगातार भी अभियान चला रही है। अभी कोशिश है कि 9 तारीख को जो इनकी महारैली करेंगे, इसमें कई बसपा के नेता शामिल होंगे। तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए अल्पसंख्यक और जो है ये बसपा के कार्यकर्ता और जो है दूसरे लोग शामिल होंगे। और इसके अलावा कई अन्य पार्टियों, जो कांग्रेस नेताओं का दावा था, कई पार्टियों के लोग लगे हैं। सपा के नेता भी, उनका कहना है सपा के कई कद्दावर नेता हमारे आने के बेताब हैं और उनको भी जल्दी शामिल किया जाएगा। अब देखना है कितना नेताओं की सच्चाई, इनके दावे में सच्चाई है और कब तक और नेता इनमें शामिल होते हैं। जी मनीषा। ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई, बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां गैंगस्टर मामले में आज सुनवाई होती हुई नजर आने वाली है। MP MLA कोर्ट में होगी सुनवाई और ADGC क्रिमिनल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो 2009 में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला था ये, जिसमें आज सुनवाई होगी और मुख्तार अंसारी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आने वाली है MP MLA कोर्ट में। तो आज सुनवाई होगी इस महत्वपूर्ण मामले में और आपको बता दें कि ADGC क्रिमिनल के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तौकीर जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं मुख्तार अंसारी मामले से जुड़ा हुआ और आज MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर मामले से जुड़ी हुई सुनवाई होगी। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी जिस मामले में आज उनकी सुनवाई है, इसी मामले में अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं, सांसद थे गाजीपुर से, उनको सजा का ऐलान हुआ था। इसकी वजह से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। अफजाल अंसारी ने अपर कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उनको राहत हो गई थी और गैंगस्टर कोर्ट का जो मामला था गैंगस्टर का, इसमें उस सजा पर रोक लगा दी गई थी। इसी मामले में मुख्तार अंसारी पर भी कार्रवाई चल रही थी, इस पर लगातार जो कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। फिलहाल माना यह जा रहा था कि आज इस पूरे मामले में फैसला आ सकता है कोर्ट का और सजा पर ऐलान या फिर इस पर रोक का आज बड़ा दिन है। मुख्तार अंसारी के लिए राहत बड़ा दिन भी हो सकता है, क्योंकि अफजाल अंसारी के पक्ष जो जिस तरह से कोर्ट में राहत मिली, माना यह जा रहा था कि उसी को आधार बनाकर उनके वकील गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद उनके पक्ष में भी फैसला आ सकता है। क्योंकि मुख्तार अंसारी को जिस मामले में आज गैंगस्टर के मामले में सुनवाई होनी है और जिसमें फैसला आना है, इसी मामले में अफजाल को राहत मिल चुकी है। और दूसरी बात यह भी है कि जो गैंग चार्ट बनाया गया था, उस गैंग चार्ट के आधार पर ही गैंगस्टर तामील की गई थी। उस गैंग चार्ट के कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी। यही वजह है कि उस गैंग चार्ट को ही चैलेंज किया गया है कोर्ट में कि जब जिन मुकदमों को आधार बनाकर गैंगस्टर लगाई गई, आखिर अगर उन मुकदमों में ही राहत मिल जाती है तो फिर उस गैंगस्टर एक्ट को खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल बड़ा दिन है मुख्तार अंसारी के लिए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि कोर्ट से इनको थोड़ी सी राहत मिलती नजर आई है। पहले एक मामले में 2 हत्या के ऐसे मामले थे जहां पर उनको कोर्ट से राहत मिली, बाइज्जत बरी हुए क्योंकि वहां पर गवाह थे वो मुकर गए थे। इसके अलावा फिर अफजाल अंसारी को राहत मिली, उनके बेटे जो असलहा रखने के मामले में कोर्ट अभी जेल में बंद है,
अब्बास अंसारी, उनको एक मामले में राहत मिल चुकी है। उनकी पत्नी जो जेल में अवैध रूप से मिलने गई थी, उस मामले में उनकी पत्नी को भी कोर्ट से राहत मिली है, वो बाहर आ चुकी है। तो फिलहाल पूरे परिवार को देखा जा रहा है कि कोर्ट में जब उन्होंने अपील की है वहां से कुछ राहत मिली है। फिलहाल आज अब्बास अंसारी को लेकर सुनवाई होगी। बिल्कुल, तो सुनवाई होती हुई नजर आएगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर। उत्तर प्रदेश की सियासत हमेशा से ही काफी ज्यादा दिलचस्प रही है। एक समय था जब मायावती दलित वोट बैंक से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। इससे माना जाने लगा कि दलितों के वोट पर तो सिर्फ और सिर्फ मायावती का ही अधिकार है। लेकिन 2012 से हालात बदले और इस वोट बैंक में सेंधमारी हुई। अब इसी वोट बैंक को साधने की कवायद तमाम पार्टियां कर रही हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सियासत में शब्दों की कारीगरी और बाजीगरी से वोट बैंक का करीबी रिश्ता है। यही वजह है कि अंबेडकर की आड़ में दलित वोट बैंक को साधने की कोशिशें होती रहती हैं। अगर 2011 की जनगणना को देखें तो पूरे देश में दलितों की आबादी 20 करोड़ है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 से 22% है। जाहिर है कि दलित ही सियासी दलों का भाग्य विधाता है। ऐसे में जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी, कांग्रेस, सपा और बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीकों से दलितों को रिझाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। भाजपा ने यूपी में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अवध, पश्चिम, काशी, गोरखपुर, कानपुर और ब्रज में अनुसूचित जाति वर्ग के बड़े सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने सभी दलित सांसदों, राज्यसभा सांसदों, विधान परिषद सदस्यों और मंत्रियों को यहां तक निर्देश दे दिया कि अपने निधि का खर्च दलित बस्तियों के विकास पर करें। तो वहीं दूसरी ओर सपा पीडीए के जरिए दलितों पर डोरे डाल रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी दलितों को रिझाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कांग्रेस पहली बार काशीराम की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मनाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान दलितों से 1 महीने तक संवाद किया जाएगा। ये भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलितों के सम्मान को पुनः उनको जागृत महसूस एहसास कराने के लिए दलित गौरव यात्रा का आयोजन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में मानवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर से लेकर और संविधान दिवस तक ये कार्यक्रम होगा, जिसमें विधानसभा स्तर पे हम रात्रि चौपाल करेंगे। प्रत्येक विधानसभा में 10 रात्रि चौपाल और प्रत्येक विधानसभा के 250 प्रभावशाली दलित समाज के लोगों से संवाद करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने देश में डॉक्टर अंबेडकर के पंचतीर्थ, जिसमें उनकी जन्मस्थली, जिसमें उनकी कर्मस्थली, जिनमें उन्होंने विदेश में शिक्षा प्राप्त की थी, ऐसे सारे स्थानों को न केवल सरकार ने जो विदेश में थी उन पर अपना नियंत्रण किया है और उनको एक तीर्थ की तरह विकसित किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से केंद्र के मंत्रिमंडल में, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में दलित नेतृत्व को आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है। समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की मांग को दोहराती रहेगी। समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की आवाज को उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी आज वो पिछड़ों को धोखा देना चाहती है, उनको छलना चाहती है, इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रही है। दलितों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जाति जनगणना के सर्वे जारी कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को जाति जनगणना कराना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी पिछले दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर की लड़ाई को लड़ती रही। 2014, 2017, 2019 और 2022 के चुनावों में दलितों ने बीजेपी के पक्ष में दरियादिली दिखाई और 2019 में यूपी की आरक्षित 17 सीटों में से 14 पर भाजपा का कमल खिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि दलितों को रिझाने में जुटी पार्टियों को आखिर दलितों का आशीर्वाद किसको और कितना मिलता है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। सैफई सपा के राष्ट्रीय प्रमुख रामगोपाल यादव के बड़े भाई अतर सिंह के निधन के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। वहीं केंद्रीय समाज सेवा समिति के आचार्यों ने यज्ञ संपन्न करवाया।
आपको बता दें कि 3 घंटे तक यज्ञ चलता रहा और शांति पाठ में अखिलेश यादव, शिवपाल और रामगोपाल समेत सपा के दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि डिंपल यादव भी यहां पर मौजूद रही। पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियां हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से और जनता में त्राही मची हुई है और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियां नहीं है युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जनता समझ रही है बात और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है और इसी उस पे वोट करने जा रहे हैं। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। कानपुर से सामने आई लूट की वारदात। एसबीआई बैंक में आए दंपति का बैग काट कर निकाले गए 2 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। कल्याणपुर के बिठूर रोड में टप्पेबाजी ने ज्वेलर से की अंगूठी की टप्पेबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, आरोपी फरार। हमीरपुर से सामने आई चोरी की वारदात। दुकान के बाहर खड़ी साइकिल को लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी की पूरी घटना। बदायूं में भीषण सड़क हादसा। लखनऊ के सत्संग जाते हुए भरी बस पलटी, कई श्रद्धालु घायल, अस्पताल में कराया गया है भर्ती। सहारनपुर में 2 छात्रों के गुटों में हुआ झगड़ा, 2 छात्र घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक को मेडिकल कॉलेज में किया गया है रेफर। मामले में केस दर्ज कर जांच में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, गैंग में शामिल होने पर युवक को बेरहमी से पीटा गया, युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। शाजापुर में सड़क उखाड़ने के 5 आरोपी गिरफ्तार, 10 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। एसपी देहात संजीव कुमार वाजपेयी ने कहा कि बाकी बचे हुए आरोपियों को जल्द किया जाएगा गिरफ्तार। लखनऊ के इंटौजा नगर पंचायत में फेविकोल कॉपीराइट एक्ट का भांडाफोड़, सेमिदा कंपनी को टीम लीडर छापा मारने से 312 पीस नकली फेविकोल किए गए हैं सीज। आगरा में आधा दर्जन दबंगों ने युवक पर बोला हमला, हाथों में लाठी डंडे ले युवक के घर पर किया गया है हमला। कानपुर देहात में जमीनी विवाद के चलते 2 सगे भाइयों की हत्या का मामला आया है प्रकाश में। डीएम ने लेखपाल को किया निलंबित, कानूनगो पर विभागीय कार्रवाई के दिए हैं निर्देश। लखनऊ में राजधानी के ग्रामीण इलाकों में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला। आज बीकेटी में बेखौफ चोरों ने 3 घरों को बनाया है अपना निशाना। छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने लाखों के सामान पर किया अपना हाथ साफ। लखीमपुर इलाके में भीषण सड़क हादसा, 1 बाइक सवार घायल, 1 की मौत। बदायूं में रोड पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की जोरदार टक्कर, दोनों बाइक सवारों में एक के मौत, दूसरा घायल। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।